नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा में टिफिन पर बैठक करने पहुंचे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सांसद महेश शर्मा के साथ सभी विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर संवाद तो किया, मगर लोकसभा चुनाव के मिशन 80 पर चर्चा हुई। मगर सवाल यह कि टिफिन पर चर्चा की इनसाइड स्टोरी क्या है। दरअसल सोमवार देर को बीजेपी के 3 रणनीतिकारों की देर रात बैठक हुई और ये चेहरे थे जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष। इस बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है और यूपी में इस बदलाव का असर देखने को मिलेगा। इसके पूरे आसार हैं। तो आज बात इसी टिफिन पर चर्चा पर और 24 का पर्चा के साथ नई टीम से 24 में होगा बेड़ा पार। लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। क्या वाकई में बीजेपी में संगठन के स्तर पर बदलाव होने जा रहे हैं? क्या वाकई में 24 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए नई रणनीति पर काम किया जा रहा है? क्या वाकई में इस बदलाव का असर सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सियासत पर पड़ने वाला है? सियासी गलियारों में ये सवाल सोमवार को देर रात अचानक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष की घंटों बैठक के बाद खड़े होने लगे कि आखिरकार इस मुलाकात के मायने क्या हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बदलाव की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और अंतिम हामी देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी की होगी और फिर उसके बाद बदलाव का ऐलान औपचारिक रूप से किया जा सकता है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उससे पता चलता है कि बदलाव किस स्तर पर हो रहा है। अब वो भी देखिए। दरअसल 24 के चुनाव को लेकर जो बीजेपी एक्शन में आई है उसमें राज्यों के तमाम प्रभारी बदले जा सकते हैं। खबरें हैं कि नए चेहरों को संगठन में पार्टी मौका देने की तैयारी कर रही है। पार्टी महासचिव के चेहरे भी बदले जा सकते हैं। इसके साथ साथ पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव पद पर भी फेरबदल संभव बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्रियों को चुनावी राज्यों में प्रभार दिया जा सकता है। चलिए, ये बात रही राष्ट्रीय स्तर की। अब आपको बताते हैं अगर ये तो यूपी में होगा बदलाव, बीजेपी के बदले जा सकते हैं चुनाव प्रभारी। ये खबर सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और लगातार बीजेपी इस पर काम कर रही है। भाजपा में क्या बदलाव हो सकता है, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। 2024 के इलेक्शन को लेकर एक्शन में बीजेपी नजर आ रही है। तो लगातार ये देखा जा रहा है बीजेपी काफी एक्टिव है। राज्यों के प्रभारी को बदला जा सकता है। लगातार इस पर जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है और काम किया जा रहा है। तो 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी प्रोएक्टिव नजर आ रही है और जो टिफिन पर चर्चा हो, चाहे मीटिंग हो, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं सूत्रों के द्वारा मिल रही जानकारी को लेकर कि राज्य के प्रभारी को बदला जा सकता है। बस अंतिम मोहर की बात है। भाजपा के क्या बदलाव हो सकता है, सवाल यह आ रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी नजर आ रही है। लगातार ये देखा जाए राज्यों के प्रभारियों को बदला जा सकता है।
तो बताया जा रहा है कि नाम वाम सब तय हो चुके हैं और बस इस पर चर्चा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुष्पेंद्र यादव, नेता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ प्रदीप सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। बीजेपी कभी चाय पर चर्चा करती है, कभी टिफिन पर चर्चा करती है और लगातार इस प्रकार के प्रोग्राम को चलाती है। तो आपको लगता है क्या इस प्रकार के प्रोग्राम से जनता विश्वास आपका ज्यादा होगा और आने वाले चुनाव में आपको सफलता मिलेगी? सुनील जी, देखिए, हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाती है, अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के आधार पे बनाती है। चाय पे चर्चा हमारे 2014 का था, जनता उसको और आप लोग मीडिया उसे अभी भी पसंद कर रही है और चर्चा कुछ तक किए जा रही है, तो उसे इस कैंपेन की सफलता ही माना जाएगा। हर राजनीतिक दल अपने पदाधिकारियों, अपने कार्यकर्ताओं के बल पे चुनाव में जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ा सा अलग है कि देश की जनता भी उसका सपोर्ट करती है। तो जो खबर का जो मूल है कि बदला जा सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है, तो देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां जगह जाहिर नहीं करता है कि उनको काउंटरफिट करने की दूसरी राजनीतिक दल अपनी योजना बनाए। तो ये हमारे यहाँ सामान्य प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्ड बेस्ड पार्टी है। हर पदाधिकारी किसी न किसी राज्य का प्रभारी होता है, उनके अपने अपने दायित्व होते हैं और उसी में अपग्रेडेशन या यूं कहिए कि रणनीति का, नई रणनीति का बनाना, उसको प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारना, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करना, जो सरकार ने काम किए हैं उसको जनता जन जन तक पहुंचाना। अब इसी बेस पे चुनाव लड़ा जाता है, तो जी चल रही है, सामान्य बात है। मैं पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी अपनी लगातार काम कर रही है, कोशिश कर रही है, आपके लिए कितना सजग होने की जरूरत है? 2024 के चुनाव हैं, तो आपके लिए बड़ी चुनौती होगी। देखिए, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने समीकरण के हिसाब से आदमी काम करते हैं। और बात कर रही चुनौती की, तो चुनौती इस बार संविधान बचाने की भी है और चुनौती इस बार उन सब गरीब पिछड़े जिनका जा रहा है उनको हक दिलाने की भी है। और चुनौती इस बार इस बात की भी है कि जो गुमराह करे गए लोग हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले दिनों से ओबीसी कोटा कभी के अप डाउन कर करके एक दिखाया जा रहा है। ये एक आईना ओबीसीओ को कि आप लोग समझ जाइए, अगर अब नहीं संभले तो आगे मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, चुनौती हम मानते हैं तो हम स्वयं चुनौती अपने आप को मानते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि इनकी चुनौती तो जनता है। इनको, जनता को इस बार ये समझाना है 2024 में कि जो पहले वादे करे गए थे उसमें से कितने पूरे हुए और कितने नहीं हुए, क्योंकि हर बार हिंदू मुस्लिम चक्कर नहीं चलने वाला है। क्योंकि चुनाव जितने पास आते हैं उतने ही ये हिंदू मुस्लिम पर अपनी डिबेट को और अपने रणनीति को ले आते हैं। आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं पुष्पेंद्र जी? नहीं, बताइए, हम लोग हिंदू मुस्लिम क्या कर रहे हैं? हम लोग तो सिर्फ देश को भी बताने की, प्रदेश को भी बताने का प्रयास हमेशा करते हैं कि हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर विकास के नाम पर आपको वोट करना है। तो आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 2012 से 17 के बीच में जो रोड आज तक बने हैं उन रोडों में आज तक गड्ढे नहीं है। अच्छा। और जो रोड अब बन रहे हैं उनमें कितने गड्ढे पड़ते जा रहे हैं। आपने जवाब दीजिए प्रदीप जी। आपने उसका उदाहरण देखा होगा। प्रदीप जी जवाब दीजिए। जो पूर्वांचल समाजवादी पार्टी जो कि हर बार प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, कुछ दिन बाद करने का प्रयास करती है और उनको कितनी सफलता मिलती है इसका पिछले विधानसभा चुनाव में हमने सभी ने उत्तर देखा है। अब तालीमता बरतते हुए आपका एक बहुत महत्वपूर्ण और बढ़िया चैनल है, मैं इसमें अतिशयोक्ति या अति में कुछ नहीं जाऊंगा। समाजवादी पार्टी के अगर इतना ही दम था तो जनता ने उन पर भरोसा क्यों नहीं किया? पिछला चुनाव उसका मापक है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मापक होता है जनता का वोट। और जनता का वोट अभी उत्तर प्रदेश में जो निकाय के चुनाव हुए उनमें आपको अंदाजा लग गया होगा कि जनता का मूड किस तरफ है। हालांकि अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए,
लेकिन क्षेत्रीय चुनाव और केंद्रीय मानी आम चुनाव और क्षेत्र के चुनाव दोनों अलग अलग होते हैं और जनता अपने हिसाब से अपने भले खेले, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र एक परिपक्व लोकतंत्र है और जनता जो कि विधानसभा में किसी पार्टी को मत नहीं देती है तो उसको बम्पर मत दे देती है लोकसभा के चुनाव में। तो समाजवादी पार्टी के जो मित्र जो बात कर रहे थे वो निश्चित तौर पे देखिए व्यक्तिगत इसको ना अन्यथा ना ले, लेकिन ये कुंठा है, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं जनता को, आपके पास कुछ है नहीं, कुछ ऐसी योजना नहीं है फ्यूचर की, आपके पास कुछ ऐसा है नहीं जिससे कि आप समाज को भरोसा दिला सकें कि नहीं आपका शासन अच्छा होगा। तो जनता जानती है, जनता समझ रही है। पुष्पेंद्र जी, फिर मैं जाता हूँ दिलीप जी के पास। पुष्पेंद्र जी आप बोलिए, दिलीप जी के पास जाता हूँ। सर मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। जी। मैं मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, मैं इनसे सम्मानित तौर से पूछना चाहता हूँ कि 2 बार आपकी सरकार रह गई है उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश को छोड़कर मैं कह रहा हूँ सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 5 काम मुझे गिना दें बड़े काम, तो जो 5 उस सरकार में वो पहली वाली में और 5 इसमें हुए, 10 काम मुझे आप गिनवा दीजिए और कहें तो मैं आपको अपने काम गिनवा देता हूँ जो समाजवादी पार्टी ने 12 से 17 में करे थे। सुनील जी देखिए, सार्वजनिक जगहों पे व्यक्तिगत किसी पे आक्षेप या टिप्पणी नहीं की जाती है। देखिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं गिनवा पा रहे तो मैं आपको गिनवा देता हूँ। नोएडा से लेकर लखनऊ तक जितने पेरीफेरल मैंने 2012-17 शायद। मैं आपके पास आऊंगा पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दिया जाएगा। प्रदीप जी कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं जाता हूँ दिलीप जी के पास। जी प्रदीप जी बोलिए, दिलीप जी से फिर मैं जाता हूँ। सुनील जी देखिए क्या होता है, बीच में नहीं बोलना चाहिए, इससे ना बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। आपको क्लियर नहीं होती है बात। अब ये जिस प्रकार से इनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, जो अनर्गल बातें कर रहे हैं और जिस प्रकार से इनका व्यवहार है और जिस प्रकार से ये अपने पक्षों को रख रहे हैं, जनता इसको, जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समझ जाते होंगे उनका निर्णय कैसा होगा आने वाले चुनाव में। तो समाजवादी पार्टी के पास कोई मूल में कुछ है नहीं। आप शासन व्यवस्था बोलो तो 5 का काम गिना दीजिए। महामारी आई उसके बाद से किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कार्य किया है वो आज सबको दृष्टिगत है, सबको दिख रहा है। उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे कि कितना निवेश आया है, शीघ्र ही हम 21 हवाई अड्डों वाले प्रदेश बन जाएंगे, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 5 के आसपास है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से डेवलप हो रहा है प्रदेश का, और उससे भी बड़ी बात की समाज में जो सुरक्षा की भावना है वो उनके शासन से तो कम से कम इतना तो कोई भी कह सकता है प्रदेश का कि इनके शासनकाल से ज्यादा अच्छी है। कितने दंगे हुए हैं आप ये बता लीजिए, प्रदेश में कितने दंगे हुए हैं, जातीय दंगे आदरणीय योगी जी के शासनकाल में, और उसके पहले कितने हुए थे, इसी का रिसर्च करके आए और थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर से आए। केवल इतराई से काम नहीं चलेगा, डेटा रखा जाता है। आप अगर आप खुद भी देख लें, हम सभी, मैं भी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय योगी जी महाराज के नेतृत्व में अभी तक कम से कम जी ठीक है नहीं आई दिलीप जी। और दिलीप जी ठीक है, प्रदीप जी, दिलीप जी मैं आपके पास आना चाहिए। दिलीप जी, जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी काफी प्रोएक्टिव नजर आ रही है और टिफिन पर चर्चा जिस प्रकार से आज देखा गया नोएडा में की गई, हर कोई अपने घर से टिफिन बना के लाया, चर्चा की गई। 2024 को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और आज गृह मंत्री की साथ मीटिंग हुई और नेताओं की, जिसमें इस सूत्रों द्वारा जानकारी निकल कर आ रही है कि प्रभारियों को बदलने की पूरी लिस्ट, सूची तैयार कर ली गई है, बस मोहर लगनी बाकी है नरेंद्र मोदी की। तो लगातार इस पर काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रोग्राम से, इस प्रकार के बदलाव से क्या मायने लगाए जाएं 2024 के चुनाव को लेकर? दिलीप जी। चौहान साहब, पहली बात तो जो संगठन में बदलाव होते हैं वो सतत प्रक्रिया है, रेगुलर होता रहता है। हर संगठन अपनी जरूरत के हिसाब से और स्ट्रेटेजी के हिसाब से इलेक्शन जो स्ट्रेटेजी बनती है उसके हिसाब से संगठन में बदलाव करता रहता है। क्योंकि 2024 की बात आप कर रहे हैं तो 2024 भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ा चुनाव है और अभी जिस तरीके से दो स्टेट्स में इनकी बड़ी हार हुई है, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में, तो उससे और जो नगर निकाय के अभी चुनाव हुए हैं यहाँ पर, जिसमें बड़ी जीत तो मिली है लेकिन बहुत जगह बहुत कांटे की टक्कर रही है समाजवादी पार्टी के साथ में जी। बाकी राज्यों में और चुनाव, अभी 5 राज्यों के चुनाव और होने हैं जहां पर इनको दूसरी पार्टी के साथ टक्कर लेनी है। तो 2024 और 5 राज्यों के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हार के जो कारण रहे हैं उन कारणों को ध्यान रखते हुए और वो कारण जो जीत में कन्वर्ट हो सकते हैं उन कारणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी बदलाव करने का प्रयास कर रही है। और इसमें कोई अलग बात नहीं है, ये तो हर राजनीतिक पार्टी अपनी जरूरत के हिसाब से करती है और भारतीय जनता पार्टी की माना जाता है कि इनकी परफॉर्मेंस पर एक नजर रहती है अपर लेयर की, वो देखता है कि जिनको जो जिम्मेदारियां दी गई थी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन वो किस तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
अगर वो जिम्मेदारियां जीत से विपरीत जा रही हैं, उनकी कार्यशैली जीत से विपरीत जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि संगठन में बदलाव किया ही जाएगा जी। और 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है, हर नजर से महत्वपूर्ण है। उसके पहले जो 5 राज्यों के चुनाव है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होंगे वो 2024 के चुनाव पे बहुत बड़ा फर्क डालेंगे। ये सही है कि आज की डेट में अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करी जाए, केंद्र में सरकार बनाने की बात करी जाए, तो सिर्फ एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र में सरकार बनाने के लायक है इस समय। लेकिन सिर्फ यही लायक होना आपको केंद्र में सत्ता नहीं दे देगा, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, क्योंकि कंपटीशन टफ है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों से कंपटीशन है। तो एक अकेला योद्धा होने के नाते सबसे अगर कंपटीशन लेना है तो जाहिर सी बात है कि इनको अपनी बिसात अच्छी बिछानी होगी और अपने मजबूत मोहरों को सामने लेकर के आना पड़ेगा, जो इनकी हार को इनकी जीत में कन्वर्ट कर पाए। तो वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी। लेकिन दिलीप जी, इस पर क्या और पार्टियों को काफी एक्टिव होने की जरूरत नहीं है? जिस प्रकार से देखा जाए, पहले बीजेपी ने चाय पर चर्चा की, वो जो सफल दिखाई दिया, हर जगह चर्चा हुई, अब टिफिन पर चर्चा की जा रही है। आज जेपी नड्डा जी वहां पर आए नोएडा पर और काफी लोग इसमें सम्मिलित हुए इस प्रोग्राम में, और लगातार बीजेपी जो चाहे बूथ लेवल पर हो चाहे वो प्रदेश लेवल पर हो अपना कार्य कर रही है। तो विपक्षी दलों को क्या इस पर सोचने का, मंथन करने की जरूरत नहीं है? एक तो आपकी चौहान साहब ये बात की, जो चाय पे चर्चा सफल हुई या टिफिन पे चर्चा सफल हो रही है, ये सफलता अगर आप टाइटिल के सफल होने की नजर से देखेंगे कि टाइटिल लोगों के मुंह पे चढ़ गया, तो हाँ, इस मद्देनजर ये चीजें जरूर सफल हुई है, लेकिन इनका आउटकम क्या निकल के आया, इस पर जरूर सवाल खड़ा होता है जी। और टिफिन पे चर्चा में जो लोग टिफिन लेकर के आ रहे हैं वो इनके अपने लोग हैं, आप उनको टिफिन पे बुलाइए, बिन टिफिन के बुलाइए, चाहे किसी रैली में बुला लीजिए, जो आपकी आइडियोलॉजी से प्रभावित लोग हैं वो तो आपके पास आ ही जाएंगे। उस टिफिन पे चर्चा में या चाय पे चर्चा में कोई आम आदमी नहीं जा रहा है। और जो बाकी पार्टियां हैं, जाहिर सी बात है कि उन पार्टियों को भी काम करने की जरूरत है। वो जी जी दिलीप जी, जी पुष्पेंद्र जी, टाइटिल को क्या देंगे? पुष्पेंद्र जी, 2024 के चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीतियां हैं? देखिए भैया ने सही बात कही है। अभी जो टिफिन पे चर्चा, चाय पे चर्चा हो रही है, वो टिफिन लाने वाले भी इन्हीं के लोग हैं। उस टिफिन की चर्चा का मतलब ये है कि वो आप लोग सिर्फ इतना तो काम उसमें कर पाए कि उसकी चर्चा से डिबेट हो गई है, लेकिन ये कितनी वोटों को प्रभावित कर पाएगा ये अलग चीज है। जिस तरह से आपने देखा होगा 2022 में हम सरकार बनाने से कुछ ही कदम दूर रहे, क्योंकि हम लोग, जब आपने देखा होगा जब हमारा रथ निकला था, जिसमें अखिलेश यादव राष्ट्रीय जी ने जो हमारी यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा जो निकाली थी, उस यात्रा में इतनी भीड़ थी, शायद किसी भी प्रदेश के प्रेजेंट के मुख्यमंत्री के साथ भी इतनी भीड़ नहीं थी जो पैदल चल रही थी। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ जगह हम बहुत थोड़े मार्जिन से हारे। आपने देखा होगा कम से कम 100 सीटें ऐसी। पुष्पेंद्र जी, भीड़ होने से क्या, भीड़ जब वोट में कन्वर्ट हो तब बात होती है। मैं सर आपको वही समझा रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि टिफिन पे चर्चा है, तो टिफिन लाने वाले भी नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब है जिस प्रकार से आप उसको समझ नहीं रहे, मेरे कहने का मतलब बीजेपी जिस प्रकार से बूथ लेवल पर काम कर रही है, अपने प्रभारियों को बदलने का काम कर रही है, लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है, उसे देखते हुए आपको कितना सजग होने की जरूरत है? हम लोग पहले से सजग हैं। आपने देखा होगा अभी क्योंकि देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो, और चाहे वो केंद्र सरकार के इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, इससे आप मना नहीं कर सकते। जब विधानसभा के जो परिणाम आए थे, उसके बाद जो भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, आपने देखा होगा वो सारे चुनाव वो थे जो कि सरकार से प्रेरित होते हैं, जो कि सरकार का अरे क्या बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी, क्या बात कर रहे हैं आप? अभी बाई इलेक्शंस हुए थे रामपुर में और 96 में, आपका 40 साल पुराना गढ़ चला गया। रामपुर में आपने देखा होगा कि जहां सभा का वोट था वहां पर वोट नहीं डालने दिया गया, वहां पर ऐसी हालात। अरे ये किस प्रकार से आप बोल रहे हैं, किस प्रकार से आप बोल रहे हैं? कोई आपके पास प्रूफ है कि वहां वोट नहीं डालने दिया जाए? प्रदीप जी जवाब दीजिए
सर प्रूफ भी है, हम लोगों ने उस प्रूफ को दिखाया भी है, ऐसी बात थोड़ी है। आपने देखा नहीं क्या जो बयान उस टाइम पे आए चुनाव के टाइम पर, ऐसे बयान आए लोगों के कि भाई जी ठीक है पुष्पेंद्र जी, प्रदीप जी जवाब दीजिए आप। सर आपने उनका क्या जवाब? हमारी तैयारी पूरी है, आपने देखा पिछले महीने हमारे जो प्रदेश लेवल की जो ठीक है पुष्पेंद्र जी, ठीक है उसको बदलते हुए हम लोग तैयार है अपनी। ठीक है प्रदीप जी कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनने दीजिए। सुनील चौहान जी, मैं तब से ये कहने का प्रयास कर रहा था कि अगर आप जनता की नब्ज को नहीं टटोल पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वैसी क्षमता नहीं है, तो वापस जाइए स्कूल में, पढ़िए, विचार करिए, अभ्यास करिए। अभी इस तरह से बेफजूल की बहस करने से क्या फायदा? आप जो आंकड़े आपके पास हैं, जो सर्वविदित हैं, जो खुली हुई किताब है, उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है और आप राजनीति करने चले आए। तो इस तरह से थोड़ी होता है। आपने कहा कि 40 साल पुराना आपका घर रह गया, उनका जवाब उत्तर कुछ और था। तो समाजवादी पार्टी की जो मानसिकता, जो स्थिति है, उससे जनता आकलन कर ले रही है। ये वही लोग हैं जो कि हारे हुए खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, या जो देखिए विश्व इतिहास में युद्ध होते हैं या खेल होता है, तो उसमें जो फाइनल जीतता है उसको लोग याद रखते हैं। लेकिन ये उस प्रकार के लोग हैं जो फाइनल हारी हुई टीम को भी ये बड़ा सम्मान देते हैं, इसलिए हर बार ये हाथ पे रहते हैं। प्रभावित करने पड़ रहे हैं। कहना ही क्या, प्रदेश की जनता हमें मत सिखाइए कि हम कौन से कर रहे हैं, खिलाड़ी का सम्मान कर, सम्मान तो कर रहे हैं ना आप लोग, तो सम्मान ही नहीं जानते। जो लोग जीत के आ रहे हैं, जो लोग मेडल लेके आ रहे हैं, कि नौबत के उनको अपने मेडल बहाने पड़ रहे हैं, उनसे तो बेटर ही है हम लोग। सुनील जी, थोड़ा सा आपसे विनती है कि इनका या तो माइक म्यूट कर दें, क्योंकि नहीं सर आप बोलिए पुष्पेंद्र जी, आप थोड़ा शांत रहिए, आपके पास में आऊंगा। जी प्रदीप जी बोलिए, अपनी बात रखिए आप। देखिए सीधे से अगर हम उत्तर प्रदेश का आम चुनाव की बात करें, तो जिस प्रकार से माहौल है, जिस प्रकार से शासन व्यवस्था चल रही है, जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं प्रदेश में, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, प्लस कोविड में किस प्रकार से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कार्य किया है, ये उसकी जनता वो देख रही है, समझ रही है। आंकड़े और अंगगणितीय खेलों पे देखिए, इस पर चर्चा करना ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम इस पर जो एनालिटिक्स करने बैठ जाएं, है ना। उसकी जो है चुनाव ये क्यों हार गए या क्या कर गए, अरे कर्म अपने देख लीजिए और फिर उसके बाद अंदाजा लगाइए। अभी आने वाली आम चुनाव है, हमारी तैयारियों पे चर्चा हो रही है कि हमारी चाय पे चर्चा हुई, हमारी टिफिन पे चर्चा हुई, उस पर ये टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन अपनी किसी बात पे या इनके पास कुछ ऐसा है नहीं कि क्या योजना है, क्या कार्य योजना है, क्या रोड मैप है भविष्य का, किस आधार पर आप जनता से वोट मांगिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखिए, आपका कार्यक्रम है टिफिन पे चर्चा होना, आपने चाय पे चर्चा से शुरुआत की, टिफिन पे लिया है, तो निश्चित तौर पे चर्चा हमारे कार्यक्रमों पे हो रही है। यानी अगर जनता का इंटरेक्शन इधर नहीं होता तो कोई प्रोग्राम बनाने वाला इस पर चर्चा नहीं करता, ये बातें खबरों में नहीं होती। अब जब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो सिवाय जुगलाहट के या अनर्गल बातें करने के आपके पास बचा क्या करने के लिए? सीधी सी सिंपल सी बात है ये। इतनी सामान्य सी बात अगर नहीं समझ में आ रही है, तो फिर आम चुनाव आने वाले हैं, जनता अपने विवेक से अपना भविष्य तय करेगी। पुष्पेंद्र जवाब दीजिए आप। सर पहली बात, सर ने कहा कि हारे हुए खिलाड़ियों को सम्मान, हम आपसे कह रहे हैं, हम सम्मान तो करते हैं किसी का, आप लोग तो उनका सम्मान नहीं कर पा रहे जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया। जो मेडल प्रभावित करने पड़ रहे हैं, जो मेडल आने पड़ रहे हैं, उससे बोलने को तैयार नहीं है, उस पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। जो बेटियों का सम्मान नहीं हो रहा है। पुष्पेंद्र जी आपको पता होना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन खिलाड़ियों की मीटिंग हो चुकी है, आज अनुराग ठाकुर के साथ उनकी मीटिंग है। मुझे सर पता है, सर सुनिए, मेरे को मीटिंग का पता है, लेकिन वो नौबत क्यों आई कि उनको वहां जाना पड़ा? वहां से किसी के खिलाफ, किसी के लिए सरकार, अरे नौबत क्या है, जब कोई काम होगा उस पर डिस्प्यूट्स होंगे, शॉर्ट आउट होते हैं, हर जगह घर में भी डिस्प्यूट्स होते हैं, शॉर्ट आउट नहीं किए जाते क्या? तो ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश इतना ही आसान है इनके लिए जीतना और हमारे पास कुछ है नहीं, तो क्यों उत्तर प्रदेश में इन लोगों को मीटिंग करनी पड़ रही है? क्यों उत्तर प्रदेश में इन लोगों को पर भाइयों को भेजना पड़ता है? काम कर लीजिए, देख लीजिए कि एक बार उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए आप। जो आपके पुष्पेंद्र जी दूर दूर तक आपको मंथन करने की जरूरत है, वो कहानी दिख रहे हैं, आप बताइए आप शहरी चुनाव में उनका कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, विधानसभा में कितना अच्छा रहा, लोकसभा में हर जगह आपको आगे रखे हैं। वो आप कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश में, कैसी बातें आप कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी? सोचना, मंथन करने की जरूरत आपको है। आप सर मार्जिन भी चेक करिए ना, मेरी बात समझने का प्रयास करिए। वोट बैंक का मार्जिन भी तो आप लोग देखेंगे, इतना बड़ा मार्जिन तो मैं वोट बैंक की बात की, चलो ठीक है पुष्पेंद्र जी आप बात कीजिए। अभी इलेक्शंस हुए हैं निकाय चुनाव के, बीजेपी कहां आपको पता नहीं, विधानसभा में कहां आपको पता नहीं, केंद्र सरकार में, लोकसभा में क्या हुआ आपको पता नहीं, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश में नहीं है। आपको मंथन और काम करने की जरूरत है पुष्पेंद्र जी। सर हम लोग मंथन कर रहे हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते ना, हम लोगों को जो मंथन करना है अपनी पार्टी में कर रहे हैं, अपनी पार्टी का मंथन अपनी मजबूती से कर रहे हैं, और 24 में चुनाव लड़के दिखाएंगे, उनका जो परिणाम रहेगा वो आप लोगों को इनका सबका जवाब देगा। और बताइए, जनता जवाब जी। फाइनल कमेंट आपका दिलीप जी, फाइनल कमेंट आपका दिलीप जी।
चौहान साहब, ऐसा है कि हर पार्टी दूसरे पर इल्जाम लगाया करती है। उससे बेहतर है कि वो अपनी अपनी चीजों को देखें और अपने को बेहतर करके निकालें। दूसरा क्या गलत कर रहा है, इससे आपका भला नहीं होगा। आप क्या सही कर रहे हैं या आप क्या सही करेंगे, इससे आपका भला होगा। समाजवादी पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय जीत रही है, इसलिए वो ये बातों को क्लेम कर सकती है कि जनता उसके साथ में है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में जीत रही है, केंद्र में जीत रही है, लेकिन बाकी प्रदेशों में हार भी रही है। जहां आप हार रहे हैं वहां आपको भी आकलन की जरूरत है, और जहां समाजवादी पार्टी पार्टियां हार रही है वहां बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी आपका, दिलीप जी आपका, प्रदीप जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का कि जिस प्रकार से बीजेपी अपने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है, उससे और पार्टी से कितना मंथन करने की जरूरत है। अगर देखा जाए, आज नोएडा में टिफिन पर चर्चा हुई जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहे, और ये देखा जा रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश प्रभारी का भी बदलाव कर सकती है। सूत्रों के द्वारा ये जानकारी आ रही है, लेकिन देखना यह होगा कि इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।